लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट के बारे में मैंने बताया था ना। तो उसकी चीजें सबको क्लियर है। तो आज पहला हेडिंग डालो, हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उसका। कौन सा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं आज? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। हेडिंग डालो आप, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। Solution of gas in liquid. Right? Solution of gas in liquid. Okay? तो देखो, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पहले ही थोड़ा आइडिया दिया था। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल जाऊंगा कि जैसे मान लो आपने ऊपर गैस रख रखा है, मान लो दो अलग अलग गैस है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका लिक्विड है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए बात करें तो आप ये एज्यूम कर लो कि H2O। तो एक तो ऑक्सीजन गैसेज हैं जो ऊपर प्रेजेंट है कंटेनर में। दूसरा ये होगा कि जैसे जैसे आप प्रेशर बिल्डअप करोगे ये ऑक्सीजन पेनिट्रेट करके अंदर भी चला जाएगा। तो जितना अंदर है उसी को हम सॉल्युबिलिटी का पार्ट मान रहे हैं। तो ये कितना डिसॉल्व होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? तो इस पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिलेशन दिया कि the solubility of the gases inside liquid will be proportional to the partial pressure of the gas applied over the liquid surface. Write it down. इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। स्पेलिंग बताओ हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ देखो, the solubility of the gas in liquid, the solubility of the gas in liquid is proportional to the partial pressure. Solubility of the gas in liquid is proportional to the partial pressure of the gas applied over the liquid surface. Over the liquid surface. अब इसी को अगर मुझे लिखना हो, that is partial pressure and mole fraction there. What is X here? X is solubility of gas in liquid represented in mole fraction. Represented in mole fraction, है ना। अब देखो, गैसेज अगर आप ऊपर ले रहे हो ना और आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि बेटा बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपको अंदर मिलने लग जाएंगे। आप 50 मोल ऊपर लोगे तो हो सकता है अंदर 0.1 मोल जाए ना। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो सॉल्यूशन बन रहा होगा, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये तो हमारा सॉल्यूशन है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। और ये ऊपर क्या है? सिर्फ गैस है। और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा H2O का वेपर होगा पी नॉट मेंटेन करने के लिए। अभी मैं उस पर कंसर्न नहीं हूं। अभी हमारा फोकस किस पे है? अभी हमारा मेन फोकस किस पे है? ओनली इन द लिक्विड। तो अब इसको अगर लिखना हो तो पी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एच, जिसको क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, है ना। अब अगर मैं इसको x को लिखूं यहाँ पे, तो x को क्या लिख सकता हूँ? बिकॉज इट इज मोल फ्रैक्शन, सो आई कैन से दैट n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस जिसके बारे में डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ,
नीचे क्या होगा, स्मॉल एल प्लस कैपिटल। अभी कितने लोग ये कहने जा रहे हैं कि सर जो स्मॉल एन होगा वो कैपिटल एन की कंपैरिजन में तो बहुत कम होगा। जितनी भी गैस अंदर डिसॉल्व होंगी वो लिक्विड के पार्टिकल की कंपैरिजन में तो बहुत कम होगा ना। तो कैन आई राइट दिस, since n value is very very greater than n, what is n? Small n is the number of mole of gas। कौन सी गैस? डिसॉल्व। ये कौन सी गैस है? डिसॉल्व गैस। बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस डिसॉल्व। कैपिटल एन बेटा यहाँ पे क्या है? हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो था हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपली आई कैन राइट एज कैपिटल। ठीक है, अब यही हो गया पी। अब अगर यहाँ पे बोलना हो कि भाई ऑक्सीजन है तो PO2 लिख दूंगा, तो यहाँ NO2 हो जाएगा, यहाँ N वाटर हो जाएगा जो सॉल्वेंट है। N क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए N प्लस N को मैंने क्या लिख दिया है? कैपिटल। इतना पूरा लिख लो, यही था हेनरीज लॉ। ठीक है, अब जो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हेनरीज कांस्टेंट। अब बताओ किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? किसी भी गैस का हेनरीज नहीं, मतलब उस पे मत जाओ। मान लो मैंने सेम प्रेशर अप्लाई किया है ना? यस, बिल्कुल। मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन हेनरीज कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? तो हेनरीज कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे PV इक्वल टू RT में लगा दिया, कोई भी गैस ले लो सबके लिए R का वैल्यू फिक्स हो गया, ऐसा नहीं। KH depends on the type of liquid you have taken and the type of gas you are entering। लिखो, नोट करके लिखो। The value of KH depends on the solvent and the solute, the solvent liquid and the gaseous solute taken। The solvent, liquid solvent depends on the liquid solvent and और किस पे? हाँ जी, gaseous solute taken। liquid solvent and the gaseous solute taken। सबको क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? बोलिए। अब आज डिस्कस करते हैं दूसरा चीज किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, इसी के अंदर हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे आपसे बोलूं कि हीलियम है और एक मीथेन है, एक CO2 है, इनमें KH का वैल्यू किसका ज्यादा होगा? तो आप देखो, जिसमें खराब फोर्सेस होंगे उसका KH ज्यादा होता है। जो इजीली लिक्विड ना बने उसका KH ज्यादा होता है। यानी मोर आइडियल गैस कैरेक्टरिस्टिक होगा तो KH बेटर होगा। क्योंकि आप यहाँ से देखो कि अगर मैंने प्रेशर सेम अप्लाई किया है तो जो गैसेस वाटर में डिसॉल्व ज्यादा होंगे, यानी X को यहाँ से डिवाइड करो, KH क्या है? बेसिकली P/X समझते हैं कि भाई प्रेशर सेम अप्लाई किया है, जो गैस पानी में ज्यादा घुलेगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा अंडर सेम प्रेशर, उसका KH क्या होगा? कम होगा। और पानी के अंदर कौन ज्यादा घुलेगा? जो इजीली अट्रैक्ट हो। बोलो, तो जिसके खुद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अच्छे होंगे वो वाटर के साथ भी अच्छे इंटरैक्ट करेगा। तो KH ज्यादा करना है तो सॉल्युबिलिटी खराब करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी खराब कब होगा? जब उसका खुद का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खराब हो। लिखो, नोट करके। Poor the intermolecular force of attraction, higher will be the value of KH। अब एग्जाम्पल अगर इनमें मैं बात करूं, एग्जाम्पल आप लिखो।
कि हीलियम CH4 एंड CO2, हीलियम CH4 एंड CO2। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। KH अगर आपको ऐसे लिखना है मैथमेटिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ना तो KH हीलियम CH4 एंड CO2 में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? हीलियम। और अगर आप डेटा देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखा है। अच्छा KH का यूनिट क्या होगा बताइए? KH का यूनिट क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये मोल है ऊपर नीचे मोल है, मोल मोल गया तो भाई KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का है। तो यूनिट ऑफ KH विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? हाँ भाई, एटमॉस्फेयर है, बार है, टॉर है, जिसमें कर लो आप। द यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। ATM हो गया, डॉट 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 लिख लेना, ATM बार टॉर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर हो गया सबको? बोलिए। नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर पार्ट। बताओ बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH पे क्या असर पड़ना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्सेस और वीक हो जाएंगे। बोलो। बढ़ जाएगा। तो लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इन। हाँ हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, है ना? द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, याद रहेगा? बोलिए, इतने से फैक्टर थे इसके। मतलब कि KH ऑफ द सेम O2 at 300 केल्विन से ज्यादा होगा KH of the same O2 at 400 केल्विन। ये लिख देना, दैट इज कोई याद है? ठीक है, बोलिए। अब आइए थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कि देखो, कोई भी लिक्विड है प्लस कोई भी गैस, बताओ ज्यादा रैंडमनेस किसमें होता है? ये हमारा सॉल्यूशन, ये मोर रैंडम होता है। गैसेस क्या सबसे ज्यादा रैंडम। अब रैंडमनेस एंड एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक्स में जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी एंड रैंडमनेस आर रिलेटेड। जितना कोई ज्यादा रैंडम उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी अगर देखा जाए तो गैस की ज्यादा है, लेकिन जब वही गैस इनके साथ जाके बाइंड होने लग जाएगा लिक्विड पार्टिकल्स के साथ तो वो कम रैंडम हो जाएगा। पहले फ्रीडम ज्यादा है, अभी क्लास में आ गए तो फ्रीडम कम हो गई, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। ये फिर से रिपीट करता हूँ, फ्री मूवमेंट है, कोई नहीं है इधर आसपास, जो मन कर रहा है वो ऑक्सीजन इधर से उधर टकराया जा रहा है, घूम रहा है। The moment it is entering into liquid, it is undergoing, it is experiencing the force of attraction from the molecules of liquid. तो जैसे ही इसके साथ अट्रैक्ट होगा तो इसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। तो राइट साइड का एंट्रोपी कम है, लेफ्ट साइड का एंट्रोपी ज्यादा है। तो डेल्टा एच फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा सॉरी कम माइनस ज्यादा, नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है। एक एक्सोथर्मिक होता है ये, और डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। दिस इज द थर्मोडायनामिक्स एसोसिएटेड विद सॉल्यूशन। ओके, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। अब आप बताओ, ऐसे इक्विलिब्रियम जिनका एक्सोथर्मिक नेचर होता है, उस इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर आता है? बैकवर्ड आने का मतलब कम डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि इधर से वापस आ जा रहा है। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नोट करके लिखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
on increasing temperature, the solubility of the gas in liquid decreases. The solubility of the gas in liquid decreases. बोलो, सबको क्लियर हो रहा है ये? चलो बेटा, तो ये सारे अगर पॉइंट्स आपके दिमाग में हो गए तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। विल सी इफ यू गाइस कैन। लिखो क्वेश्चन। एयर कंटेन्स एयर एटमॉस्फेरिक गैस। एयर कंटेन्स क्या रख रहा था एयर? हाँ, लिख लो। एयर कंटेन्स 80% of nitrogen and 20% of oxygen. ये assume करो. Assuming air contains 80% of nitrogen and 20% of by mass or by mole. ये किसके बारे में? मोल से रिलेशन है। मतलब 80 मोल नाइट्रोजन का है तो 20 मोल किसका है? एयर के अंदर। प्रेशर आपको मालूम है एटमॉस्फेयर का कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको मालूम है ना? Then find the solubility of oxygen and nitrogen in water which is exposed to atmosphere. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है लिखो। गिवन the KH value of oxygen is roughly around 4 into 10 के power 4 atm। ये वैल्यू नहीं याद रखना है आपको, बस मैं दे रहा हूं आपको आइडिया दे रहा हूं। एंड that of nitrogen is 10 to the power 5। रख ले क्या इसको लोग? या एक काम करो, थोड़ा सा इसे अलग रख लेते हैं। 5 into 10 के पावर 5 एरिया रिज्यूम कर लो। ये किसका था पहला वाला केस? O2 का। ये किसका है? N2। अब कहानी में और लिखने के लिए लिखेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो केस बदलेगा। तो आपको डरना नहीं है कि टेम्परेचर का क्या यूज है, इसका बस इतना यूज है कि आपको समझ में आया कि केस की वैल्यू फिक्स होगी टेम्परेचर। तो आपको सॉल्युबिलिटी कितने टेम्परेचर पे निकालना है? हाँ जी, सॉल्युबिलिटी यू हैव टू कैलकुलेट एट 25। करिए आराम से, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं।
क्या है आंसर? बहुत आसान है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH ऑफ ऑक्सीजन इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। आपको यही निकालना है ना। ये मालूम है, ये मालूम है। आपको सर ये तो मालूम ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये बताओ किसी जगह पे आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर हो और ये 20% हो और ये 80 मोल हो, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इन गैस फेज कितना आएगा? 0.2 ना। अरे 20/100 करोगे ना बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बताओ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन कितना आएगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ पर कितना आएगा? ये 1 atm इनटू 0.2 तो कितना है? 0. बस 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 कहानी खत्म है। ये कितना आ गया? 0.2 atm इज इक्वल टू KH ऑफ O2 कितना था? 10 के पावर atm इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ इन लिक्विड। तो यहाँ पे XO2 इन लिक्विड, यही क्या है? सॉल्युबिलिटी। कितना है? 0.2/4 इंटू 10 के पावर -4। देख लो कितनी खराब है सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन ही है ना बेसिकली, कितना खराब है। तो वही मैं बता रहा था, बहुत कम डिसॉल्व होता है, समझ गए? इसलिए अगर कैपिटल एन दिया हो तो आप एग्जैक्ट निकाल भी सकते हो कितने मोल है ये। लेकिन इतने में भी सोचो मछलियां उसमें जिंदा रहती हैं, इतने कम अमाउंट पे भी। तो कितना आ गया ये? 1/, बोलना बेटा, 1/2 आ रहा है। 5 इंटू 10 के पावर -6 आ रहा है ना। आ गया। तो ऐसे क्या नाइट्रोजन नहीं निकल जाएगा? तो देखो दो कहानी है। एक तो ये है कि मैंने आपको एयर का प्रेशर 1 atm बोला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं। तो पहला कहानी है कि इन दोनों में इनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कितना है, और वो निकालने के लिए हमने अभी डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये पार्ट जो इधर है ये डाल्टन्स का है और ये पार्ट किसका है? ये हेनरी का है। तो एक बार पार्शियल प्रेशर मिल गया तो मैं सॉल्युबिलिटी निकाल लूंगा। तो पहला पार्ट जो मैंने किया है फॉर, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस हेनरी लॉ। एंड कौन सा? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हेडिंग डालिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्या मालूम यार, मेरे को क्या मालूम, किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा वो तुम लगाना, ग्रुप तो आ गया, ये सिखाना था, ये कर लिया। हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। बता दें इसको। क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा दो पार्ट। सबसे पहला है आइडियल सॉल्यूशन और उसके अंदर भी आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा आता है नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन।
आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में, आइडियल बाइनरी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं क्या क्या होता है, ध्यान से समझो, पहले अच्छे से समझो। दो लिक्विड को मिक्स करने पे इस मिक्सचर को हम आइडियल सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब प्योर लिक्विड ए का जितना अट्रैक्शन ए के साथ था प्लस बी का जितना अट्रैक्शन बी के साथ था ये इक्वल हो जाए ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस अट्रैक्शन के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे, यानी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, मतलब भाई ए जितना फोर्स रखा ये जितना रखा था उतना ही अगर ए भी रख रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस ए ये करोगे तो 0 है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, 0। ये सबसे पहला कंडीशन है आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या आना चाहिए, 0, कोई चेंजेस नहीं होना। दूसरा इसके बाद अगला जो वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं क्या बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा है फॉलोज राउल्स लॉ। For all range of concentration 4, 5, 6। अब यहां तक तो मेन था, इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट चीजों में डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग becomes 0, ये सब अदर प्रॉपर्टीज। अब ये थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, देखो मेरे पास डेल्टा जी तो नेगेटिव समझ में आ रहा है, मिक्स कर दिया आपने, आप भूल गए, नेगेटिव तो हो गई, स्पॉन्टेनियस कोई भी चेंज हो उसका डेल्टा जी नेगेटिव। मिक्सिंग का पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ए पहले इतने दूर में घूम रहा था, बी इतने दूर में, दोनों को मिला दिया तो ज्यादा वॉल्यूम हो गया ना ये, तो नाउ ए कैन मूव रिलेटिवली एट लार्जर वॉल्यूम एंड बी कैन मूव in relatively at larger volume. That's why the entropy of mixing increases. Now surrounding 0 क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग का एंट्रोपी अगर आप उससे हीट लेते हो अंदर तो उसकी घटती है और हीट बाहर देते हो, आपको सोचो अगर बाहर हीटिंग कर दूं तो गैसेस मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसने क्या किया, ना हीट लिया ना हीट, इसलिए 0। अब जो यहाँ इक्वल इक्वल लिख दिया है वो यहाँ नॉट इक्वल कर दो, मतलब फॉर नॉन आइडियल ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन ना, दूसरा डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। Do not follow Raoult's law। ठीक है, ऑफ कोर्स डेल्टा जी नेगेटिव तो इसका भी होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग इसका भी पॉजिटिव होता है, एंड नंबर 6 डेल्टा एस सराउंडिंग कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डेल्टा एच वैल्यू। तो इसकी 2 कैटेगरीज बनती है नॉन आइडियल की, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव। कुछ याद आ रहा है आप लोग को?
पढ़ा था कभी जिंदगी में? हाँ, एज यू ड्रॉप और ये सब सुना था कभी? ज्यादा बड़ा बड़ा टर्म बता रहा हूँ, डर रहे हो? डर रहे हो? नहीं डर लग रहा? अब भी डराता हूँ। हेलो बड़ी, गुड मॉर्निंग। चले इसके आगे करें? बना लिया सबने? नोट कर लिया हर्षा? टेस्ट में आ रही है? आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं। हाँ जी, हाँ तो एक काम कर लेता हूँ, सुनो मेरी बात। आज कौन सा दिन है? मंडे। कल कौन सा दिन है? परसों। तो वेडनेसडे तक जितना कराऊंगा उतना आ जाएगा, चलेगा? ठीक है। हाँ, तो वेडनेसडे के दिन मैं इंश्योर करूंगा कि आपको डिसेंट इनफ कंटेंट मैं डिलीवर करूँ। हाँ, एक्स्ट्रा भी लगाऊंगा। चलें पढ़ाई किया जाए? हाँ जी, ठीक है, ओके। आगे चले, आगे बढ़े। कर लिया नोट? अब अब आज तो ये समझते हैं कि भाई ये राउल्स लॉ क्या है ना। सारा कहानी इसी पे आ गया। सारी चीजें तो आपको समझ में आ भी रही होंगी। बच्चा पार्टी देखिए, लिखो राउल्स लॉ है। फॉर आइडियल बाइनरी liquid solution. What is this? What is Raoult's law? Who will explain? चलो दीदी समझाओ, what is Raoult's? ओजस? अच्छा तुम लोग बोर्ड में पास हुए हो ना? चलो बताओ। याद है दीदी कुछ? जसमीत याद है बेटा? हाँ बिल्कुल सही सही बोल रहे हो। चलो नजदीक बहुत बहुत सही सही, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो ये ए ले लिया मैंने, लिक्विड ए ले लिया। कौन सा लिक्विड है ये? तो अगर आप उसको क्लोज कंटेनर में रखोगे तो नेचुरली आपको मालूम है कि लिक्विड अंडरगो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो इसका वेपर प्रेशर जो आएगा उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ पी नॉट है। व्हाट इज पी नॉट है? वेप पार्शियल प्रेशर नहीं बोलना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। ऐसे ही मैं ले रहा हूं बी, लिक्विड बी ले लिया मैंने, तो सिमिलरली पी नॉट बी क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब अगर मैं इनको मिक्स कर दूं
तो अब इनमें नए अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे ए एंड बी के बीच। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई इवोपोरेट तो ये भी करेंगे, भाई वेपर फॉर्म में ये ए के फॉर्म में आएंगे, बी के फॉर्म में, ये वेपर फेज है। यहां पे जो पीएस आएगा, इस पीएस को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ए बी मिक्स करके, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए एंड बी को ऐसे मिलाया कि सॉल्यूशन में एक्स ए एंड एक्स बी आर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। And XB is the mole fraction of B in liquid. Now you know that PS vapor pressure of solution will be because of the two vapors A and B पे दोनों उड़ रहे हैं ना। अरे जब प्योर ए लिया तो ऊपर वेपर किसके हैं? ए के। प्योर बी लिया तो ऊपर वेपर किसके हैं? सिर्फ बी के। आप ए बी दोनों को ले लिए, मिक्स कर लिए, तो ऊपर दोनों के वेपर्स आएंगे। तो कितने लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि सर पीएस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ए। पीबी इज द partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई as per Raoult's how to calculate this PA and PB। So as per Raoult's PA is proportional to mole fraction, similarly PB proportional to। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहाँ पे आता है P नॉट इंटू, यहाँ क्या आएगा? और ये बड़ा आसान भी है समझना। देखो P नॉट B एक्स बी, देखो आसान क्यों बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन में देखो, अगर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब सिर्फ ए क्या है सॉल्यूशन में, तो उसका प्रेशर कितना आना चाहिए? पी नॉट ए। अरे जब लिक्विड ए है तो उसका वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए? तो ये अगर यहाँ 1 लिखोगे तो पी ए बिकम्स पी नॉट ए। आ भी रहे वैलिड? कितना आसान है। फिर ए और बी दोनों को मिक्स करोगे तो ए की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यही है क्या चीज? राउल्ट्स लॉ ऑफ आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। फटाफट कहानी लिखो। फ्रॉम हियर कैन यू टेल मी व्हाट विल बी पीएस? पीएस विल बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अच्छा बाकी छोटी छोटी कहानी सबको मालूम है। एक्स ए एक्स बी का सम कितना होगा? ये सब मालूम है क्या तुम लोगों को? चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे। नहीं नहीं नहीं, मिनट नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन, नो मिनट, ओनली क्वेश्चन। ओके
क्वेश्चन लिखे, टू मोल ऑफ benzene is mixed with 3 mole of toluene. Two mole of benzene is mixed with 3 mole of toluene to give an ideal binary liquid solution. हाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, लिख दिया। नहीं ऐसा नहीं आता, तुम गलत पढ़ते हो। टॉल्यूइन एंड बेंजीन लिख दिया। कितना? 2 मोल ऑफ टॉल्यूइन एंड 3 मोल ऑफ, अच्छा ऐसा बोल दिया। If P naught of benzene is equal to P naught of benzene is equal to 300 torr and P naught of toluene is 250 torr। हाँ जी, एक का 300 और दूसरा 250। बेंजीन का कितना है? 300। तो इफ द P naught of benzene is कितना बेटा? And P naught of toluene is 250 torr, then find vapor pressure of solution। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ इनके लिए, ठीक है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगला लिखो, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ जी, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। एंजॉय। बेंजीन इन वेपर फेज।
कर लिया तुमने? करे? बहुत आसान है, पता है, बहुत इजी है। पहला वाला तो निकल गया हो। PS is equal to P naught benzene into mole fraction of benzene plus P naught toluene mole fraction of toluene। अब मैंने बताओ डब्बे के अंदर क्या क्या मिक्स किया था? 2 मोल बेंजीन था, 3 मोल टॉलुइन था, यही था ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस टॉलुइन। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? और x इसी तरीके से टॉलुइन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3/5 0.6। अब यहाँ पे रख देते हैं। पी नॉट बेंजीन का कितना दिया था? 300 मल्टीप्लाई बाई XB कितना बता तो दो यार, मैं लिख दूं बस। 250 पूरा टोटल 270 तो ये आ गया। ठीक है, सबको याद रखे। अच्छा, सबको ये भी क्लियर है कि प्रेशर ड्यू टू बेंजीन इज कमिंग आउट टू बी 120 एंड प्रेशर ड्यू टू टॉलुइन इज कमिंग आउट टू बी 150 आ रहा है। अब इतनी कहानी पता है। अब मैंने पूछा क्या है, देखो मैंने कहानी बना दिया तुम्हारे लिए। मैंने पूछा कि अंदर वाला बताओ मत, क्योंकि वो तो मैंने खुद ही दे रखा है तुम्हें, ए बी का मोल। अब तुम ये जो वेपर में है ना, यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ मेरे को कि मोल फ्रैक्शन कितना, तो उसको वाई ए वाई बी लिख लेते हैं। एक्स ए एक्स बी हम नोट कर किसके लिए कर रहे हैं? लिक्विड के अंदर। बाहर के लिए क्या नोट कर रहे हैं? वाई ए वाई बी। अब मैंने आपसे वाई वाई बी पूछा है, किसी का आया निकल के? आपके अप्रोच के अंदर मैं बता रहा हूँ, यू गाइस कैन डू इट। दिमाग लगाओ, आएगा। सोचो कैसे निकालते हैं। चलो और समझाता हूँ, बहुत आसान है भाई। एक बात बताओ, वापस याद करते हैं हम लोग ना कहीं अगर वेपर फेज में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक तो हमारा लिक्विड फेज हुआ बेंजीन एंड टॉलुइन का, और एक कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे है, तो यहाँ YB एंड YT लिख लेंगे हम लोग, राइट? अब मुझे ये बताओ
तुम्हें कोई ऐसा रिलेशन याद है जिसमें अगर तुम्हें टोटल प्रेशर मालूम हो, टोटल प्रेशर ही पीए से, तुम्हें टोटल प्रेशर मालूम हो, मोल फ्रैक्शन मालूम हो, तो पार्शियल प्रेशर निकालो, ऐसा कोई रिलेशन याद है? ये बाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा ना, अब आप बोल रहे हो कि सिलेबस में स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आ रहे, अब ये बात कैसे मैं समझाता, अगर मान लो उसको स्किप कर दो, इसलिए बड़ा ही ये कहानी है, झोल है, इसलिए सब पढ़ो, जितनी भी चीजें हैं पढ़ लो। हाँ, प्रैक्टिस इन चैप्टर्स की ज्यादा करेंगे, बट नॉलेज सबका होना चाहिए ना, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, अब बोलेंगे ये तो सोल्यूशन का है, अब ये तो रिलेटेड है ना वहां से, ठीक है? तो इसलिए तो पीटी, अब पता चला कोई टॉपिक पूछ लिया उन्होंने कोर का कि PBr5 का सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन ना, फिर उन्होंने लिख दिया कि मान लो नाइट्रोजन फैमिली सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर कहानी में क्या लिख दिया, जब क्लेम करना था ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, हो गया, कहाँ क्लेम करते फिरोगे? इसलिए हाँ, नॉलेज सभी का लगभग लगभग ले लो। बाकी रही बात, आपको ऐसे मेटलर्जी का भी बहुत बड़ा जोर है, नहीं? मेटलर्जी में आपको इकट्ठे सारा पढ़ना है, आयरन की मेटलर्जी, ये मेटलर्जी, वो मेटलर्जी, और वो नहीं है ना, सिलेबस हटा दिया। मजे की बात बताता हूँ, जब आप डी ब्लॉक पढ़ रहे होगे तो वहां पे आप आयरन के बारे में कुछ ना कुछ सुनोगे, कॉपर के बारे में कुछ ना कुछ सुनोगे, तो आप सिलेबस में डी ब्लॉक है, मेटलर्जी नहीं है। अब वो क्वेश्चन यहाँ से दे दिए या वहां से दे दिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे बहुत डेप्थ, जैसे एलिंगम डायग्राम नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो कोर मेटलर्जी का पार्ट है। रियल गैस का ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये सब ये नहीं पूछ सकता है, वो कोर एलिंगम डायग्राम। चल, सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का अगर यूज करें तो सबको मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू एनीथिंग is equal to the mole fraction into total pressure, and PA as per this is P naught A XA is equal to YA, and total pressure आपको मालूम है P naught A XA plus P naught B XB, तो YA कितना आ जाएगा? ये रिलेशन यही याद करके बैठा था ये लड़का, कुछ रिलेट नहीं कर रहा, बस रट रहा, चुप रहो। P naught A XA डिवाइडेड, तो अब हो नहीं जाएगा, बताओ अब हो नहीं जाएगा बेटा। Y of benzene is equal to pressure due to benzene upon total pressure, can we write like this? तो प्रेशर ड्यू टू बेंजीन कितना निकल के आया था? 120 और टोटल कितना था? 0.44। सबको समझ आ गया? और YT निकालना हो तो 1 माइनस YB, isn't it? अब या तो आप वैसे सॉल्व करो, अरे उसको क्वांटिटी कर दो, ठीक है, 1 माइनस YB कितना आ गया? 0.6 नहीं 5-6, ठीक है, इजी था ना ये? अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा, oh my god, I didn't realize this. चलो मिटा दें इसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा एक बार ये क्वेश्चन करा देते तो चलेगा, ठीक, लास्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, बहुत लेथार्जिक हो गए यार, देखो देख रहे हो तुम लोग? चलो बेटा ध्यान से सुनो, बिल्कुल बातें एकदम, ओके, नो डिस्कशन, ऑलराइट? ये P नॉट B है एंड ये P नॉट A, यहाँ मैं ले रहा हूँ XA इज इक्वल टू 0 और यहाँ XA 1 हो गया। अंडरस्टूड है
कि जब XA 1 होता है तो XB 0, तो यहाँ XB XA 0 हुआ तो XB 1 यहाँ, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि P यानी इस साइड में क्या है, वेपर प्रेशर है, और ये साइड क्या है, मोल फ्रैक्शन, इसके बीच में फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट सॉल्यूशन का बनाना है, ए का बनाना है, बी का, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ PA वर्सेस XA, PB वर्सेस XA, PS वर्सेस XA, ये ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द सेम ग्राफ पेपर, मतलब एक ही ग्राफ में बनाना है। तो बताओ PA अभी आपने निकाला था, PA क्या था, P नॉट A XA, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली स्लोप PA, तो यहाँ पे ऐसा है, अगर P नॉट A ये वैल्यू है, मैंने एज्यूम कर लिया A इज मोर वोलेटाइल, लेट A इज मोर वोलेटाइल। व्हाट इज वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, तो ऐसा आ जाएगा। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि P नॉट B निकालना हो, सॉरी PB निकालना हो, तो दैट विल बी इक्वल टू P नॉट B XB, लेकिन आपने तो सर किसके बीच में रिलेशन बोला है, XA के साथ, तो P नॉट B 1 माइनस XA, तो ये कितने लोग कह रहे हैं नेगेटिव स्लोप हो गया, ये P नॉट B इसका नेगेटिव स्लोप हो गया, तो नेगेटिव स्लोप हो गया, तो ऐसे यहाँ से देखो एट XA इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बट XA इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, P नॉट B, तो 2 पॉइंट मिल गए, स्ट्रेट लाइन था, तो मैं इन दोनों को चिपका के खींच लूंगा, दिस इज P ड्यू टू B एंड दिस इज P ड्यू टू A। कितने लोग बोल रहे हैं PS विल बी दिस, क्योंकि दोनों का सम ही होता है PA B, सो फ्रॉम हियर दिस इज PS, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, या फिर इसी को आप लिखना चाहो तो 1 माइनस XA लिख करके ऐसे बना सकते हो, 1 माइनस XA, ये करके आप निकाल सकते, ठीक है। ग्राफ सब अच्छे से ड्रॉ कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम ना। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, घर जाकर के सॉल्व करना, एंड वी आर डन फॉर द क्लास। लिख लो, द सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, the vapor pressure of the solution of chloroform and chloroform and CHCl3 and CHBr. (300 plus 200x), जहां पे x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, find PS, P chloroform and P bromoform CHBr3 when x is equal to 0.5. So that's all for the class. Point 1.